जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये प्रश्न सभी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी रखा गया है। तो क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सेशन को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर टाइप करते जाना है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहला आपका रूस आ जाएगा, फिर कनाडा होगा, अमेरिका और चीन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत की तो भारत जो है ये क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर आता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य है बता देते हैं। फर्स्ट पर आपका गुजरात आएगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, झारखंड करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न हमारा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन देखिए, ऑप्शन में आपको इंदिरा पॉइंट नहीं दिया गया है तो आप कन्याकुमारी को आंसर कर सकते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। तो देखिए, 5 नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तो देखिए, ये जो डूरंड लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती थी। 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 7 में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमको आरोही क्रम में बताना है। तो नेपाल होगा, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश होगा आरोही क्रम में, ना कि अवरोही क्रम में, ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं। तो चलिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं, बचपन में MBA किया। तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, यहाँ से ब से बांग्लादेश हो गया, च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ये साइलेंट है, फिर M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो टोटल 7 देश है भारत के पड़ोसी देश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो देखिए, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हमारा कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे सभी लोग।
तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। आप सभी जानते हैं हिमालय श्रेणी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आंसर करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए अगर बात करें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं अरावली है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। यहाँ पे लिख देते हैं गुरु शिखर है, ध्यान रखना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा याद रखना है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये अन्नामलाई के पहाड़ियों पर स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, सतपुड़ा श्रेणियाँ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंदा देवी पर्वत स्थित है। तो देखिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो 7817 मीटर है। आपको ऊंचाई को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग में से किसका सुमेल नहीं है। सही से चारों ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए इसमें जो मेल नहीं खाता है ऑप्शन ए में दिया गया है लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाकी जोजिला कश्मीर, नाथुला सिक्किम, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये किस युग में हुआ है। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं। इसका सही जवाब है ये हुआ है क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। ये प्रश्न अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए भारत के प्रादेशिक जल विस्तार की बात करें तो ये सही जवाब हो जाएगा। तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ से देखिए आपके दो प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड पकड़िए, क्या लिखा गया है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, ना कि मुख्य तट रेखा की लंबाई। अगर कुल लंबाई पूछा जा रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो हम सही जवाब 7516 किलोमीटर को सही कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो 7516 है ये लक्षद्वीप अंडमान को मिलाकर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको 6100 किलोमीटर करना है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट को, कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछे तो 7516, लेकिन अगर मुख्य तट रेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये बैरन है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो देखिए विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के निम्न में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कहाँ पर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखिए भारत का कोहिनूर किस राज्य को बोला जाता है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य को। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, हरियाणा का भाग या डी पंजाब का भाग? तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 29 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, कितने हैं? तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? ये भी प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आप सभी जानते हैं कि सुंदरबन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जिस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है वह है देवप्रयाग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा सांगपो के नाम से जानी जाती है। बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगर बात करें कि ब्रह्मपुत्रा नदी को कहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा असम में। और यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए नर्मदा घाटी जो है ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है नर्मदा घाटी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती। देखिए ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर, याद रखना है, पश्चिम की ओर बहती है, ना कि पूर्व की ओर। ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो हमारा ऑप्शन ताप्ती हो जाएगा, ताप्ती ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? प्रश्न को सही से पढ़िए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा के बारे में बताना है। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और गोदावरी नदी ही ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लेह अवस्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो देखिए लेह जो अवस्थित है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? और फ्रेंड्स एक बात बता दें, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए कौन सा लैगून नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है, ध्यान रखना है। और चिल्का झील के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, चिल्का लेक। नेक्स्ट है, क्याल क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। क्याल क्या है? गंगा डेल्टा, केरल के लैगून, दक्कन का पठार या तराई मैदान? तो देखिए केरल के लैगून को क्याल बोला जाता है। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आप सभी जानते हैं ये होता है केरल में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में होता है, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, लेकिन तारीख क्या है, किस डेट को होता है आपको बताना है। क्या 1 जून को होता है या 5 जून को होता है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए अगर बात करें भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका ये लेह हो जाएगा। ऐसे जैसलमेर भी है लेकिन ऑप्शन में लेह भी है, तो आपको ज़्यादा मान्यता यानी कि ज़्यादा प्रेफर आपको डी को करना है, यानी कि लेह को देना है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर लेह ना हो तो जैसलमेर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है? इस प्रश्न को बहुत बार बता चुके हैं क्लास में।
तो देखिए जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि रेगुर जो है ये काली मिट्टी का नाम है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी को और क्या क्या बोला जाता है, तो इसे काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, चरनोजम मिट्टी भी बोला जाता है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या चीज़ होती है, तो याद रखना है कपास की खेती की जाती है। आपको ध्यान रखना है काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। तो देखिए कि जैसे कि हमने इस प्रश्न को पढ़ाया था कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन ऑप्शन में तो जलोढ़ नहीं है, तो कछारी होगा, क्योंकि कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। एक ही बात है, कछारी मिट्टी कहे या जलोढ़ मिट्टी कहे, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। चलिए तो देखिए कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरिके बैराज है। 46 नंबर में है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। आपको यहाँ से एक बात को ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। तो देखिए गोविंद वल्लभ सागर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग मार्क क्या है। तो देखिए एग मार्क जो है ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर एग मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। चलिए तो देखिए हरित क्रांति से डॉक्टर स्वामीनाथन का गहरा संबंध है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। चना, धान, मक्का या ज्वार। तो देखिए खरीफ फसल की बात करें तो धान हमारा खरीफ की फसल है, मक्का भी है, ज्वार भी है। चना जो है ये रबी की फसल है, इनको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, ध्यान रखना है। इन सबको लिख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए रबी की फसल में गेहूँ आएगा, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। और खरीफ की बात करें तो खरीफ में आपका चावल आ जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, गन्ना, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीत क्रांति संबंधित है। चलिए तो देखिए पीत क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, धारवाड़ तंत्र है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैलाडीला की खान जो है ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इससे भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान होता है, उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, ध्यान रखना है। और सबसे लो जो है वो पीट कोयला जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? चलिए तो देखिए जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला, डीजल, पेट्रोल ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई असम में है। नाम क्या है? डिगबोई है, ध्यान रखना है। ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है ये खनिज संसाधन में समृद्ध है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेघालय का पठार किस भाग का हिस्सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार। 62 नंबर प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 6 में, याद रखना है। कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, तो आपको ऑप्शन पर फोकस करना है। अगर ऑप्शन में 5 रहे तो 5 को देना है, 4 मिले 4 को देना है, 6 मिले तो 6 को देना है। तीनों को आपको माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पहले आपका कंचनजंगा आएगा, तो सी और ए दोनों में है, तो कौन सा हमारा सही होगा? तो देखिए कंचनजंगा के बाद धौलागिरी नहीं होगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो देखिए अगर बात करें अक्साई चीन का भाग कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 65 नंबर प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मध्य भारत में आपको बताना है पश्चिम से पूर्व। तो देखिए अगर बात करें पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले आपका महादेव होगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में महादेव है। देखिए महादेव के बाद जो होगा मैकाल होगा, छोटा नागपुर नहीं होगा, पहले मैकाल फिर छोटा नागपुर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, महादेव, मैकाल फिर छोटा नागपुर। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में
पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 67 नंबर में है सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए अगर बात करें सेवरॉय की पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे बताना है आपको किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। तो उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हमने बताया था कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोद्दा बेटा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो देखिए कोडाई कनाल जो है ये पालनी की पहाड़ी में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए नंगा पर्वत भारत में स्थित है, कामेट भी है, नामचा बरवा भी है, लेकिन गुरला मानधता जो है ये भारत में स्थित नहीं है, ये तिब्बत में है, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में सही क्रम क्या है? यानी कि आपको इसमें ऊंचाई के क्रम में बताना है कि सबसे ऊंची कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं सबसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। तो देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित देशों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो देखिए इस प्रश्न को मैंने कराया था कि लेह जाने का रास्ता जो है ये किस दर्रा से होकर जाता है? इसका सही जवाब है जोजिला दर्रा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है। बाकी जलेपला सिक्किम, माना और नीति उत्तराखंड, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये सभी सही है। 74 नंबर में है पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो देखिए पाल घाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सियाचिन हिमनद जो है ये कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर में है भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। 77 नंबर में है मेघालय का पठार भाग है, ये किस श्रेणी का भाग है? तो देखिए मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर में है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो देखिए भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, उसमें से सबसे अधिक लंबा गुजरात का है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर में है इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? तो देखिए ऊपर के तीनों ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है, जबकि महानदी जो है ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। जबकि याद रखिएगा ताप्ती और नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, जबकि दामोदर जो है ये भ्रंश घाटी में बहती तो है लेकिन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इन बातों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो देखिए किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, चेन्नई से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए इस प्रश्न को हमने कराया था, जैसे कि आपको याद होगा तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? चलिए आंसर करेंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सेतु शुरू होती है। तो देखिए राम सेतु जो शुरू होती है ये धनुषकोडी से। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होती है। 85 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रवाल द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप जो है यह एक प्रवाल द्वीप है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? आपको बताना है भारतीय द्वीपों में से कौन सा है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो रामेश्वरम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरक्रिक जो है ये कहाँ है। तो याद रखना है ये गुजरात के पास है और ये विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का डिस्कशन क्लास में बहुत बार हो चुका है। तो जैसे कि हमने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है एक द्वीप पर, तो आपका मुंबई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है ये सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है। याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो देखिए भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है जिस पर मुंबई स्थित है। 90 नंबर में है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलिकॉन स्टेट, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक को। सिलिकॉन सिटी पूछे तो बेंगलोर को जाना जाता है। 91 नंबर में है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो देखिए आपको 3 नहीं 5 बड़े राज्यों के नाम याद रखना है। 5 तक पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, तो ऑप्शन बी हमारा मध्य प्रदेश होगा। सी महाराष्ट्र होगा, यानी कि 1 नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश आता है और 5वें पर गुजरात आता है। 5 को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पुदुचेरी का क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको बताएं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो देखिए उस श्रेणी का नाम है कैमूर श्रेणी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बद्रीनाथ का
प्रसिद्ध मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस सेशन का आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? तो देखिए पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली मैक्सिमम नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ताप्ती। 98 नंबर में है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे अवरोही में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा गोदावरी आ जाएगा। गोदावरी देखिए ऑप्शन डी में भी है, तो कौन सही होगा? तो देखिए गोदावरी के बाद क्या होगा? नर्मदा होगा, महानदी होगा, फिर ताप्ती होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा की बात करें तो आपका गंगा बेसिन है, लेकिन दूसरा बड़ा नदी बेसिन पूछा जा रहा है तो गोदावरी बेसिन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका सही जवाब क्या था? ताप्ती, याद रखना है। तो ज्योग्राफी के ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।